नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि डोवाल साहब ने ये कहा है कि आज के समय वॉर लड़ना, ट्रेडिशनल तरीके से वॉर लड़ना बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है और अब सिविल सोसाइटी को यूज किया जाता है एक कंट्री को डैमेज करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये सब इन्होंने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में एक स्पीच के दौरान। ये वो अकेडमी है जहां पर आईपीएस ऑफिसर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और ये यहाँ पर स्पीच दे रहे थे उन ऑफिसर्स को जो यहाँ पर आए हैं फ्रॉम मालदीव्स, फ्रॉम भूटान, नेपाल। जी हाँ, कई फॉरेनर्स भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और ऑफ कोर्स जो इंडियन यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स हैं फ्यूचर के, वो तो यहाँ पर थे ही। और डोवाल सर की जो स्पीच है हालांकि थी तो इन लोगों के लिए, मगर पूरे देश में फेमस हो गई क्योंकि जो इशू इन्होंने यहाँ पर उठाया है ये कई लोगों के माइंड में था बहुत ही लंबे समय से। और इसलिए मैं अजीत डोवाल सर की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि जब कुछ अकॉम्प्लिशमेंट होती है तब ये पीछे हो जाते हैं, मगर जब देश को रिमाइंड कराना होता है कि देखिए ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, तब ये सामने आते हैं। और आज के समय जो उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, ये आज के समय स्टार्ट हो चुका है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि देखो, वॉर करना, किसी पे अटैक करके उसकी ज़मीन ऑक्यूपाई करना, ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव काम है और ज़्यादातर इससे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आप अकॉम्प्लिश कर भी नहीं पाते। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, हम कल को पाकिस्तान को वॉर में हरा सकते हैं, नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं, ओवरऑल मिलिट्री हमारी ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेते लेते हमारा काफ़ी लॉस कर देगा पाकिस्तान। इकोनॉमिकली हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे और फिर हमको बैठ के सोचना होगा कि वॉज इट वर्थ इट। और फिर एक फैक्टर यहाँ पर यह भी होता है कि वॉर का नतीजा इन दी एंड होगा क्या, उस पर भी आपका कंट्रोल होता नहीं है। तो कंट्रीज आज के समय जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है ना वॉर का, कि बस मारो और ज़मीन हथिया लो, इस पर कम फोकस कर रही है। अनलेस हम बात करें छोटे देशों की जैसे अर्मेनिया, एजरबाईजान, वहाँ पर केस और है, मगर जब हम बात करते हैं मेजर कंट्रीज़ की जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व हैं, मेजर मिलिट्रीज इन्वॉल्व हैं, करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर वॉर एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहता नहीं है ना। जब वॉर आप कर नहीं सकते एक कंट्री के अगेंस्ट, तो आप क्या करोगे? उस कंट्री को अंदर से तोड़ने की कोशिश करोगे, उस कंट्री को अलग से डैमेज करोगे। तो यहाँ पर आती है सिविल सोसाइटी। डोवाल सर यहाँ पर ये कह रहे हैं, हालांकि सारी सिविल सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, सिविल सोसाइटी होती क्या है वो भी आपको बताऊंगा, मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को इस्तेमाल कर सकता है कोई बाहर का देश एक दूसरे देश को अंदर से तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए और ऑल टुगेदर इकोनॉमिक ग्रोथ रोकने के लिए। अब डोवाल सर यहाँ पर क्या कह रहे थे, इनकी बात का क्रक्स क्या है, ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा वॉरफेयर की जनरेशंस के बारे में। यूएसए ने आज से कई साल पहले कैटेगराइज किया कि देखो वॉरफेयर की टाइप होती है, देयर आर जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व करी है, डेवलपमेंट हुई है, वॉर करने का स्टाइल भी ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। एक जमाने में हुआ करती थी फर्स्ट जनरेशन वॉर। बहुत ही सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सोल्जर सोल्जर पे अटैक करेगा, जो जीत गया वो आगे बढ़ेगा, जमीन कब्जाता जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन वॉर। फिर हम आए सेकंड जनरेशन वॉर पे। सेकंड जनरेशन वॉर में पहली बार टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी, इनका यूज होने लगा। और फिर हमने ये देखा कि एक बार को 10,000 सोल्जर्स भी ना 1 लाख सोल्जर्स को हरा सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर मशीन गन्स हो, उनके पास एम्यूनेशन अच्छा हो, वो सही जगह पे लोकेटेड है, उनको पता है कि कहाँ पे अटैक करना है, कब अटैक करना है। तो ये तो थी सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर। फिर हम आए थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में। यहां पर हम यूज करते हैं स्टेल्थ फीचर, सरप्राइज अटैक। ये काम करती थी नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में। अचानक से तेजी से अटैक ये लोग करते थे, जिसको ये कहते थे ब्लिट्सक्रीग। ये इनकी वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी होती थी कि अचानक से खूब सारे टैंक आ जाएंगे, सडन अटैक होगा और दुश्मन को रिस्पॉन्ड करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। आज के समय भी आप अगर देखो तो आप मिलिट्री में देखते हैं ये स्टेल्थ सबमरीन है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ वॉरशिप है। दुश्मन को पता ही नहीं लगेगा, रेडार पे दिखेगी नहीं कि कब ये वॉरशिप उसकी टेरिटरी में आ चुकी होगी। तो ये तो हो गई थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। अब उसके बाद हम अब आ चुके हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर पर। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में हम लोग सीधा डायरेक्टली अटैक नहीं करते, और यहाँ पर क्या होता है कि सोल्जर के साथ साथ एक सिविलियन भी काम करता है एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का ही सिविलियन हो, आप दुश्मन कंट्री के सिविलियन को खरीद सकते हैं ताकि वो अपने देश में अपने देश की बर्बादी करे। किसके लिए? पैसे के लिए। और ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। सुनने में इतना खास लगता नहीं है, टैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन्वॉल्व नहीं है, मगर आप सोच कर देखो, आपने दुश्मन देश के अंदर बहुत से लोग खरीद लिए और उनको एक रास्ता बता दिया कि सुनो,
तुम लोग ना एक्टिविज्म की आड़ में, एनवायरनमेंट को बचाने की आड़ में, पोल्यूशन को रोकने की आड़ में उस कंट्री के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, वहां पर केस करो कोर्ट्स में, और कैसे भी करके उस कंट्री की तरक्की रोक के रखो। आप मिसाइल से क्या डैमेज कर दोगे, जितना वो जो लोग हैं वहां पर वो सिविल सोसाइटी के नाम पर उस कंट्री को डैमेज कर देंगे, उस कंट्री की जीडीपी को कई दसियों सालों तक रोक कर रखेंगे। नाउ 4th जनरेशन के बाद एक 5th जनरेशन वॉरफेयर भी है जिसका इम्पैक्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, ये देखेंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब देखने को मिलेगा। इसमें प्राइमरी जो पिलर है वो है साइबर अटैक। साइबर अटैक का अभी तक जो इम्पैक्ट हो सकता है इन द फ्यूचर वो हमने देखा नहीं है। साइबर अटैक एक पूरे देश को बर्बाद कर सकता है और इन द फ्यूचर हम देखेंगे भी कि कई कंट्रीज सीधा साइबर अटैक से ही हार जाएंगे ऑल टुगेदर। मगर अभी हम 5th जनरेशन पर कंप्लीटली पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे हम वहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें 4th जनरेशन वॉरफेयर पे, यहाँ पर सिविल सोसाइटी का क्रिटिकल रोल है। अब यहाँ पे आप कहोगे सिविल सोसाइटी में होता क्या क्या है। देखिए, सिविल सोसाइटी एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, मगर ज़्यादातर इसमें माना जाता है कि जो एनजीओज हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ना मैं ये बोल दूं, ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटी खराब होती है, एनजीओ खराब होते हैं। हमारे देश में कई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कई एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कई एनजीओज हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने काफ़ी बार सरकार को पेड़ काटने से रोका है, एनवायरनमेंट को काफ़ी बार बचाया भी है। मगर ये बात भी सच है कि हमारे देश में कई एनजीओज हैं जिनका सोल पर्पस यही है कि इंडिया की जीडीपी को ग्रो मत होने दो, इंडिया को रोक के रखो। ये मैं नहीं कह रहा, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी 2014 में। ये आप गूगल करोगे इसके बारे में आपको मिल जाएगा, द कंसर्टेड एफर्ट बाय सेलेक्ट फॉरेन फंडेड एनजीओज टू टेक डाउन इंडियन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब मैं ये भी बोल दूं कि 2014 लिखा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि मोदी जी जब पावर में आए तो आते इन्होंने ये रिपोर्ट मंगाई। ये रिपोर्ट आई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, 3 जून 2014 की रिपोर्ट है। ये भी मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो आज के समय देश पॉलिटिक्स के नाम पे इतना बढ़ चुका है कि एक सिंपल सेंटेंस के भी लोग मतलब निकालते हैं, तो मैं भी बहुत केयरफुली यहाँ पे बात करता हूँ। खैर, ये रिपोर्ट आई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और मुझे याद है 2014 में मैंने ये रिपोर्ट जब उस वक्त पढ़ी थी, 24 पन्नों की रिपोर्ट थी, इसमें 3 पार्ट्स थे, ABC। मैं एक इमोशनल आदमी नहीं हूँ, मगर मेरी आंखें नम हो गई थी, और नम इसलिए हुई थी क्योंकि मैं जेन्युइनली सोच में पड़ गया कि इस थ्रेट से, इस डेंजर से हम अपने कंट्री को कैसे बचाएंगे। क्योंकि आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे अच्छे एनजीओ खराब एनजीओ में, क्योंकि इंडिया तो ओपन सोसाइटी है। हमने ये चूज़ किया है कि हम लोग एक ओपन फ्री लिबरल डेमोक्रेसी रहेंगे, चाहे दुनिया में कोई आर्टिकल कहीं पे कोई पब्लिश हो जाए कि ये ऐसे यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है वगैरह। मगर आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में जो फ्रीडम आपको मिलती है वो शायद ही कहीं आपको मिले। तो जब इतनी फ्रीडम हमने दे रखी है अपने कंट्री में, तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे करेंगे उस आदमी में जो जेन्युइनली पेड़ों को लेकर वरीड है, और उस आदमी में जिसको पेड़ों की नहीं पड़ी, उसको बस बाहर से पैसे आते हैं उसके अकाउंट में, उसको बस एक सर्टन प्रोजेक्ट रोक के रखना है ताकि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़े ना। और आप अगर पूरी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने ये बताया कि टोटल 60 टाइप के एजिटेटर होते हैं इंडिया में, जिनका काम यही है कि इंडिया की इकोनॉमी को इन एस्पेक्ट्स में रोक कर रखना है। एक तो है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नंबर 1 पे है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस टाइम इतना एक्सप्लेन कर नहीं पाया था। जब इंडिया ने ये कहा कि हम लोग बनेंगे नेट जीरो कार्बन कंट्री 2070 तक, मैंने उस वीडियो में बोला था कैटेगोरिकली कि बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर प्लांट हमारे देश में बनने से पहले ही इतने प्रोटेस्ट होते हैं, इतना ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। और ये चीज़ इन द पास्ट हम दे चुके हैं। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में 2014 में ये भी कहा था कि जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो हमने बनाया है तमिलनाडु में रशिया की मदद से, उसको बनाने से पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके पीछे भी बहुत सारे फॉरेन फंडेड एनजीओ थे जो चाहते नहीं थे कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाए। और आज भी अगर इंडिया एक नया पावर प्लांट बनाने की सोचता है तो ये एनजीओ सामने आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन डालेंगे, नारे लगाएंगे। खैर, ये तो हो गया न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोटेस्ट। उसके अलावा होते हैं कोल फायर पावर प्लांट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कि कोयला इस्तेमाल नहीं करना। फिर जो पॉस्को का प्रोजेक्ट था, स्टील प्रोजेक्ट था ओडिशा में, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो वेदांता के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी यहाँ पर बात करी गई इस रिपोर्ट में। और ये बताया गया कि देखिए बहुत से एनजीओज हैं इंडिया में जिनको डायरेक्ट फंडिंग मिलती है बाहर से, और बहुत ही आसान है। आप देखो, एक इंडिया में कोई इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी है जिसने कुछ किताबें लिखी है, उसके बैंक अकाउंट में लाख रुपए डाल देते हैं, वो कहता है कि ठीक है मुझसे जो बुलवाना है बुलवा लो, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवाना है मुझसे करवा लो यहाँ पर। और आईबी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि सबका टोटल इम्पैक्ट एनुअली ये बढ़ता है
कि इंडिया की जीडीपी 2 से लेकर 3% नेगेटिव में चली जाती है बिकॉज ऑफ द डिलेड प्रोजेक्ट्स। इंडिया ने कई प्रोजेक्ट्स खो दिए हैं अपने देश में एनजीओ प्रोटेस्ट की वजह से। अब मैं अगेन बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एनजीओ खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोटेस्ट करप्ट है, मगर कई जगह साफ साफ दिख जाता है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये बताया था कि रिसेंटली उत्तराखंड में सड़कें चौड़ी करनी थी, उसको लेकर अब सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि देखिए ब्रह्मोस मिसाइल को बॉर्डर तक लेके कैसे जाएंगे जब तक सड़कें चौड़ी नहीं होगी। मगर जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं, सड़कें चौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, इससे लैंडस्लाइड आएगी, खतरा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर सरकार के पास वो इतनी पावर होती है, पुलिस उनके पास है, दुनिया भर की पावर है, देखो ऐसा नहीं है। हम लोग पाकिस्तान, चाइना की तरह काम नहीं करते। हमारे यहाँ जेन्युइन डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ कोर्ट काफ़ी बार सरकार को लताड़ लगा चुका है कि आप लोगों ने रिसेंटली जो लॉ पास किए हैं एनजीओ की फंडिंग को कट करने के लिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, इससे तो आप एनजीओ को डिस्करेज कर रहे हो। एनजीओ एक्टिविटीज़ को इंडिया में आप डिस्करेज कर रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और रिसेंटली सरकार ने काफ़ी लॉज पास किए थे जिसके अंडर हमने एनजीओज़ को फंडिंग कहाँ से आ रही है, स्पेशली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, उसको लेकर लॉ स्ट्रिक्ट किए। मगर उसके बावजूद आप अगर देखोगे तो बाहर की कंट्रीज इंडिया में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनको रोक सकती है थ्रू द सिविल सोसाइटी। अब ये बात फाइनली यहाँ पर अजीत डोभाल सर ने कही है कि ये नया फ्रंटियर ऑफ वॉर है और इससे एक कंट्री के इंटरेस्ट हर्ट हो सकते हैं। और मैं तो यहाँ पर एक स्टेप फर्दर कहूँगा कि हमारे तो इंटरेस्ट हर्ट हो चुके हैं, हमने कई दशक गंवा दिए इस वजह से। ना यहाँ पर आप कह सकते हैं, मगर जो एनजीओ वाली बात है सेम आपको दिखेगा यूरोप में। यूरोप में भी तो ऐसा होता है। देखो यूरोप का केस और है। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस लोकेशन में आप हो, उसके हिसाब से भी आपको एक्ट करना होगा। एक कहावत है, व्हेन इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स। अब आसपास आप अगर देखो, हमारे दो देश हैं, चाइना, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी कुछ नाम की है, कोई सिविल सोसाइटी यहाँ पर प्रॉपरली एग्जिस्ट करती नहीं है, सरकार को जो करना होता है कर देती है। सीपैक इन्होंने लगातार आगे बढ़ाया है। कोई आप मुझे बता दो यहाँ पर कोई खास प्रोटेस्ट हुआ हो जिसने प्रोजेक्ट रोका हो। प्रोटेस्ट होता भी है तो अगले दिन प्रोटेस्टर्स गायब हो जाते हैं। चाइना में तो और भी जरा खराब हाल है। यहाँ पर तो देखिए अगेन चाइना तरक्की कर भी इसलिए पाया है, कोई रोक टोक नहीं थी, सरकार के सामने कोई एनजीओ नहीं आया, कोई यहाँ पर जुडिशरी ने सरकार को रोका नहीं। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड करूंगा कि चाइना की किस्मत अच्छी थी कि लगातार इनको एक के बाद एक अच्छे लीडर मिले। अगर करप्ट लीडर मिलते तो चाइना डूब ही सकता था, तो ये चाइना का गुड लक भी था यहाँ पर। मगर हम लोग एज इंडियंस आज के समय खड़े हैं चाइना और पाकिस्तान के सामने, जहाँ पर इनके यहाँ एनजीओ की कोई कदर नहीं है, फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। इनका जो सोशल मीडिया आप कह लीजिए, जो इनके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये ना के बराबर है। हमारे यहाँ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अपनी ही सरकार की जिस लेवल पर आलोचना करनी है आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कहीं ना कहीं बैठ के हमको सोचना होगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, क्या हमको कुछ चेंजेस करने चाहिए। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस, मगर कहीं ना कहीं हमको एक निर्णय यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो चैलेंज है इंडिया के सामने, इससे हमारा देश कैसे निपट सकता है, क्योंकि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों ने तो ना रखे हैं किले, वहाँ पर तो आप कुछ ये जो फोर्थ जनरेशन है उसका कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन डू एब्सोल्युटली नथिंग। तो अपने डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी अनअकैडमी का बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, मैसिव डिस्काउंट है ऑन दी अनअकैडमी कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल जो भी आप चूज करना चाहें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विचएवर यू वांट टू चूज, ये आप चूज कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड दी ऑप्शनल एग्जामिनेशन। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कॉम्बो में अभी चल रहा है मैसिव डिस्काउंट। यूजुअली आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्राइसेस है पर मंथ, ये लिखा होता है 2700 के आसपास, अभी ये 2500 है और इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, कॉलेज में है आप अभी, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रॉपरली, तो आप जो 36 महीने का कोर्स है, जो 24 महीने का कोर्स है, ये भी कर सकते हैं परचेज। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।